9 बना। फिर ध्यान देना, जहां तक हो गया उसके आगे से ना, देखो चलो ठीक है। इस बैग, इस वाले बैग को ना एक जगह कर दो, इसके पाँव ना डलें। अच्छा सुनना बना। हाँ, तो पिछली क्लास के अंदर नाभिकीय बल के गुणधर्म चल रहे थे, और कितने गुणधर्म हो गए थे? 5 गुणधर्म हमने कर लिए थे। लास्ट गुणधर्म छठा लिखना, विनिमयता का गुण। विनिमयता का छठे नंबर का गुण। तो सुनो, ये जो छठे नंबर का गुण है ना, ये हमने पढ़ रखा है किसके अंदर? याद करो, एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने, युकावा मेसोन सिद्धांत। इसी यूनिट में ये वाला टॉपिक पढ़ाया था, युकावा मेसोन सिद्धांत ना। तो हाँ, उस युकावा जो मेसोन सिद्धांत है वही इसके अंदर काम आएगा, इस गुणधर्म के अंदर। अब सुनो क्या होता है। नाभिक, नाभिक में न्यूक्लियन, और न्यूक्लियन के अंदर क्या होते हैं, या न्यूक्लियन के तौर पर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करते हैं? इसका आदान प्रदान करते हैं, पाई मेसोन कण का आदान प्रदान करते हैं। अच्छा, पाई मेसोन कण कितने प्रकार के होते हैं? उस टाइम बताया था 3, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई नॉट। उदासीन पाई है ये ऋणावेशित पाई है, ये धनावेशित पाई है। तो ये क्या करते हैं? पाई मेसोन का आदान प्रदान करते हैं, जिनके कारण इनके संवेग में परिवर्तन होता है, और संवेग में परिवर्तन के कारण नाभिकीय बल क्या होता है? उत्पन्न होता है। अब ये पाई मेसोन का आदान प्रदान कैसे करते हैं ये समझना ना, ठीक है। देखो पहले भी समझाया था, ये प्रोटॉन है हमारा, ये रहा न्यूट्रॉन हमारा। अब प्रोटॉन क्या करता है, ढंग से ध्यान देना, प्रोटॉन क्या करता है? न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, तो ये किसको उत्सर्जित करेगा? ये उत्सर्जित करेगा किसको? पाई प्लस मेसोन को। अच्छा, पाई प्लस मेसोन को क्यों उत्सर्जित करेगा? देखो इस पर आवेश कितना है? 1 है। इस पर आवेश कितना है? 0 है। अगर ये पाई प्लस को उत्सर्जित करेगा तो इस पर आवेश कितना हो जाएगा? 1। तो इधर 1 और इधर भी 1 हो जाएगा। तो इस अवस्था के अंदर क्या होता है, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित होता है तो वो किसको उत्सर्जित करता है? पाई प्लस मेसोन को उत्सर्जित करता है। तो ये प्रोटॉन क्या करेगा? न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाएगा, और न्यूट्रॉन में परिवर्तित होकर किसको उत्सर्जित करेगा? ये पाई प्लस मेसोन को उत्सर्जित करेगा। तो इसने पाई प्लस मेसोन को क्या कर दिया? उत्सर्जित कर दिया। फिर प्लस न्यूट्रॉन ऐसे कैसे लिख देता हूं। अब ये निकटवर्ती न्यूट्रॉन क्या करता है? ये वाला न्यूट्रॉन ये इस पाई प्लस को अवशोषित कर लेता है। ये इसको क्या करेगा? अवशोषित। अच्छा, ये इसको अवशोषित करेगा तो कैसे लिखेंगे? एन प्लस, फिर आएगा पाई प्लस, और फिर आ गया एन। अच्छा, अगर इसने इसको अवशोषित कर लिया तो इस पर आवेश कितना है? 0। इस पर आवेश कितना है? 1। तो कितना आ जाएगा? 1। और 1 किस पर आवेश होता है? प्रोटॉन पर। यानी इस अवस्था के अंदर ये न्यूट्रॉन निकटवर्ती पाई प्लस मेसोन को अवशोषित करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वापस देख लो, सबसे पहले प्रोटॉन पाई प्लस मेसोन को उत्सर्जित करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। निकटवर्ती न्यूट्रॉन ने क्या कर लिया? इस पाई प्लस मेसोन को अवशोषित कर लिया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पे क्या हुआ है? पाई प्लस मेसोन का आदान प्रदान हुआ है। कौन से मेसोन का आदान प्रदान हुआ है? पाई प्लस मेसोन का आदान प्रदान हुआ है। जब इन मेसोन का आदान प्रदान होता है तो संवेग में परिवर्तन होता है, और इसी संवेग में परिवर्तन के कारण बल उत्पन्न होता है, जिसे नाभिकीय बल कहते हैं, और ये इसका विनिमयता का गुण कहलाता है। अच्छा, और देखते हैं, ये तो पाई प्लस की कहानी हो गई। अब पाई माइनस के लिए चेक करते हैं। ये न्यूट्रॉन है, फिर है प्रोटॉन। अब क्या होता है, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित होता है। तो मैं आपसे कहूं कि न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में परिवर्तित होगा तो ये किसको उत्सर्जित करेगा? पाई माइनस को उत्सर्जित करेगा। अच्छा, क्यों करेगा पाई माइनस को उत्सर्जित? पाई माइनस को उत्सर्जित इसलिए करेगा क्योंकि इस पर आवेश 1, इस पर -1, तो इधर क्या आ जाएगा? 0। तो अभिक्रिया भी बैलेंस रहेगी। तो ये क्या होता है, इस अवस्था के अंदर न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में परिवर्तित होता है तो ये किसको उत्सर्जित करता है? पाई माइनस मेसोन को उत्सर्जित करता है। अब निकटवर्ती प्रोटॉन क्या करता है? इसको अवशोषित कर लेता है। तो ये लो, निकटवर्ती प्रोटॉन इसको अवशोषित करेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूट्रॉन में। क्या हो गया? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
अच्छा और ले लेते हैं, ये पाई प्लस मेसोन का अवशोषण उत्सर्जन हो गया, इसमें पाई माइनस मेसोन का अवशोषण उत्सर्जन हो गया। तीसरा लेते हैं, जैसे न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन है, चेक करना, ये वाला न्यूट्रॉन क्या करता है, पाई नॉट मेसोन को उत्सर्जित कर इसमें परिवर्तित होता है न्यूट्रॉन में, क्योंकि चार्ज चेक कर लो, इस पर जीरो है, इस पर जीरो, जीरो में जीरो जुड़ेगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा। पड़ोस वाला न्यूट्रॉन क्या कर लेगा, इसे अवशोषित कर लेगा। ये लो पड़ोस वाले न्यूट्रॉन ने इसको अवशोषित कर लिया और वापस किस में कन्वर्ट है, ये न्यूट्रॉन में ही कन्वर्ट है। ओके, ऐसे ही अपन ये भी ले सकते हैं, P प्लस पी, ये प्रोटॉन क्या करता है, पाई नॉट मेसोन को उत्सर्जित करता है, निकटवर्ती प्रोटॉन इसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करके ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब पहली अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, पाई प्लस का उत्सर्जन, पाई प्लस का अवशोषण। दूसरी अभिक्रिया के अंदर पाई माइनस का उत्सर्जन, पाई माइनस का अवशोषण। तीसरी अभिक्रिया के अंदर क्या है, पाई नोट का उत्सर्जन है और पाई नोट का ही क्या है, अवशोषण है। तो इस प्रकार क्या होता है, पाई मेसोन का आदान प्रदान, जिसके कारण संवेग में परिवर्तन होता है, और उस संवेग में परिवर्तन के कारण ही नाभिकीय बल उत्पन्न होते हैं। ये इसका विनिमयता का गुण कहलाता है। देखो इसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाई मेसोन कणों का, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाई मेसोन कणों का एक दूसरे से आदान प्रदान करते, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, जिसके कारण उनके संवेग में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उनके संवेग में परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन के कारण एक बल उत्पन्न होता है, इसी परिवर्तन के कारण एक बल उत्पन्न होता है, जिसे नाभिकीय बल कहते हैं, जिसे नाभिकीय बल कहते हैं। ये चारों रिएक्शन उतार लो।
हाँ जी, हाँ अब इसके आगे लिखना। तुम 2 मिनट शांत रहना, माइक बंद हो गया था ना, जान नहीं रहा। लिखो प्रोटॉन, तुम्हें नहीं लिखना ना। प्रोटॉन पाई प्लस मेसोन का उत्सर्जन कर न्यूट्रॉन बनाता है। प्रोटॉन पाई प्लस मेसोन का उत्सर्जन कर न्यूट्रॉन बनाता है और उसी पाई प्लस मेसोन का न्यूट्रॉन अवशोषण कर और उसी पाई प्लस मेसोन का अवशोषण कर न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनाता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनाता है। लाइन चेंज करके लिखो। न्यूट्रॉन पाई माइनस मेसोन का उत्सर्जन कर, न्यूट्रॉन पाई माइनस मेसोन का उत्सर्जन कर प्रोटॉन बनाता है। पाई माइनस मेसोन का उत्सर्जन कर प्रोटॉन बनाता है और उसी पाई माइनस मेसोन का अवशोषण कर और उसी पाई माइनस मेसोन का अवशोषण कर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाता है। ठीक है, इस प्रकार पाई मेसोन कणों का विनिमय होता है। इस प्रकार पाई मेसोन कणों का विनिमय होता है। इस प्रकार पाई मेसोन कणों का विनिमय होता है। एक सवाल लिखना छोटा सा, लिखो। एक नाभिक, सवाल लिखना, एक नाभिक 5x10, ऐसे लिखो। एक नाभिक 5x10 के घनत्व की गणना करो, के घनत्व की गणना करो। ब्रैकेट के अंदर लिख लेना R0 बराबर 1.5 परमी। ब्रैकेट के अंदर R0 बराबर 1.5 परमी। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे? 1.5 परमी। आओ देखो, नाभिक का घनत्व हमसे पूछा गया है, चेक करना, इधर ध्यान दो। सबसे पहले कैसे सॉल्व होगा ये सवाल? देखो, जो नाभिक का घनत्व होता है वो होता है नाभिक का द्रव्यमान बटा नाभिक का आयतन। क्या लिखेंगे? नाभिक का, आवाज नहीं इधर, द्रव्यमान बटा नाभिक का आयतन। नाभिक का आयतन, ओके। यानी इसको रो से रिप्रेजेंट कर दे, इसको एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, समीकरण नंबर देते हैं एक। अब हमको क्या ज्ञात करना है? नाभिक का द्रव्यमान और नाभिक का आयतन ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले ज्ञात करते हैं नाभिक का आयतन। नाभिक का आयतन, अच्छा, नाभिक का आकार कैसा मानते हैं अपन स्थायी अवस्था में? गोल मानते हैं, गोला मानते हैं। तो नाभिक का आयतन V बराबर, अगर एक गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है तो उसका आयतन कितना होता है? 4/πr³। यानी यदि नाभिक को कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला माना जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? 4/3πr³। अच्छा सुनो, आपको यह भी पता रखा है कि R और R नोट में संबंध क्या होता है? R बराबर R0 a⁻⁴ नाभिक की त्रिज्या होती है R, इसका फॉर्मूला होता है R0। R0 आपको दिया है, A होती है यहाँ पे द्रव्यमान संख्या, ओके। आप ये मान इसके अंदर रखोगे तो V बराबर हो गया 4/3π और ये हो गया R0 a⁻⁴ और ये आ गया 3। 4/3π, ये हो गया R0³ और A बचेगा, ये लिखा है मैंने। ये 3 से कट जाएगा, मतलब a⁻⁴ को 3 बार लिखोगे तो A ही आता है ना। ये तो आ गया आयतन इसका नाभिक का। इसको देते
इसको देते हैं समीकरण नंबर अपन कौन सा 2 देते हैं। ओके, अब हमें ज्ञात करना है क्या, नाभिक का द्रव्यमान। नाभिक का द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है, चेक करो, बहुत साधारण है। नाभिक का द्रव्यमान, सुनना। अच्छा, नाभिक का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हो, सुनो अलग से समझो। देखो, जैसे अपन कहें ये नाभिक है, अब नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन यानी है प्रोटॉन की संख्या, और ए में से अगर जेड को घटा दे तो ये संख्या होती है न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या होती है किसके बराबर, जेड के बराबर। न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, ए माइनस जेड के बराबर। और ए क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। अब नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, क्या होता है, उसे ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ए पता होना चाहिए कितना है। अब हमें जो नाभिक दिया है ना, वो क्या दिया है, 5x10, यानी ए का मान कितना दिया है, 10। ए का मान कितना दिया है, 10। ठीक है, अब एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान है। तो इस नाभिक में कितने न्यूक्लियन है, 10 है। तो 10 न्यूक्लियन के द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए अपन को इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से। तो जब मैं इसको 10 से गुणा कर दूंगा तो किसका द्रव्यमान आ जाएगा, नाभिक का द्रव्यमान। यहां नाभिक का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे अपन, नाभिक का द्रव्यमान हो जाएगा हमारे पास में कितना, नाभिक का द्रव्यमान कैपिटल एम बराबर हो जाएगा 10 गुणा 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ओके, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 के अंदर हमें मान रखना है, तो रो बराबर कितना आ गया, एम कितना है, 10 गुणा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27, फिर कितना है, 4/3 पाई आर नोट क्यूब ए। इसको सोल्व कर लेंगे, मान रख दो, ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 गुणा 1.67 इंटू 10 की पावर -27 बट्टा 4, पाई का मान 3.14 है ना, ये 1.5 फर्मी यानी 1.5 गुणा 10 की घात माइनस का 15 मीटर। ए का मान कितना है, तो ये सॉल्व करने पर नाभिक का घनत्व आ तब
लिए। तो 16 से कितना आता है? चला गया? इसका आंसर आएगा, एक बार चेक कर लेना। एक मिनट 18 आ रहा है। n की पावर 17। चला गया? लिखो इसके आगे। लिखो, लिखना आगे हेडिंग, अगली हेडिंग, रदरफोर्ड प्रकीर्णन की सहायता से, रदरफोर्ड प्रकीर्णन की सहायता से नाभिक की त्रिज्या का आकलन करना। रदरफोर्ड प्रकीर्णन की सहायता से नाभिक की त्रिज्या का आकलन करना। रदरफोर्ड प्रकीर्णन की सहायता से नाभिक की त्रिज्या का आकलन कैसे किया गया? रदरफोर्ड प्रकीर्णन की सहायता से नाभिक की त्रिज्या का आकलन, देखो तो रदरफोर्ड प्रकीर्णन भी पढ़ेंगे अपन, टॉपिक अपने इसके अंदर ही। तो रदरफोर्ड प्रकीर्णन के अंदर ये पता चलता है हमें कि नाभिक क्या है? अत्यंत सूक्ष्म गोलाकार है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश कहाँ केंद्रित होता है? नाभिक के अंदर ही केंद्रित होता है। एक काम करते हैं, जैसे ये हमारे पास में नाभिक है, ठीक है, काफी दिखा रखा है बड़ा ना, पर इतना है नहीं, ठीक है। तो ये नाभिक है हमारे पास, ठीक है। अब क्या होता है, तो लिख देते हैं ये नाभिक है। अब एक अल्फा कण है, अल्फा कण ये रहा। एक अल्फा कण का आवेश कितना होता है? 2e। इसका द्रव्यमान है m और वेग मान लेते हैं कितना? p। अब ये गति करता हुआ नाभिक के क्या जाता है? निकट जाता है। ये गति करता हुआ कहाँ जाता है? नाभिक के निकट जाता है। कहाँ जाने की कोशिश करता है? ये नाभिक के निकट जाने की कोशिश करता है। अब सुनो होता क्या है, जैसे ये अल्फा कण जिसका द्रव्यमान m है, ये v वेग से गति करता हुआ इस नाभिक के निकट जाता है, तो क्या है? एक और दिखाओ यहाँ पे नाभिक, ठीक है, समझ ये रहा। तो ये अल्फा कण गति करता हुआ जब इसके निकट जाता है, होता क्या है? इधर ध्यान दो। जब ये अल्फा कण गति करता हुआ इसके निकट जाता है, तो होता ये है कि जैसे जैसे ये नाभिक के पास जाएगा अल्फा कण, होता यह है कि इसकी गतिज ऊर्जा में कमी होती जाती है। जैसे जैसे नाभिक के पास जाएगा तो इस अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में कमी होती जाती है, और नाभिक और अल्फा कण के बीच जो स्थितिज ऊर्जा है उसके अंदर क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। क्यों होती है वृद्धि स्थितिज ऊर्जा के अंदर? देखो, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला यही तो होता है, k q1 q2 बटा r। q1 मान लो नाभिक पर आवेश है, q2 मान लो अल्फा कण का आवेश है, और r क्या है? दोनों के बीच की दूरी। अब जैसे जैसे ये दूरी कम होगी वैसे वैसे u का मान क्या होगा? तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे ये अल्फा कण नाभिक के पास आएगा वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। और गतिज ऊर्जा क्या होती जाती है? कम होती जाती है। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि जो गतिज ऊर्जा है वो इसमें रूपांतरित होती जाती है, गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती जाती है। तो ये अल्फा कण गति करता हुआ नाभिक के क्या आता है? निकट आता है। पर एक अवस्था ऐसी आती है जब ये गति करता हुआ नाभिक के निकट आता है ना, तो एक अवस्था ऐसी आती है, ये गति करता हुआ आ रहा है आ रहा है आ रहा है, इसकी गतिज ऊर्जा कम होती जा रही है कम होती जा रही है कम होती जा रही है, यहाँ पे आके क्या हो गई? जीरो।
यहाँ पे आके अगर इसकी गतिज ऊर्जा 0 हो गई, गतिज ऊर्जा 0 होने का मतलब पता क्या है, ये रुक जाएगा यहाँ पे। तो ये गति करता हुआ जब आता है तो नाभिक के पास आता है, तो होता ये है कि इसकी गतिज ऊर्जा में कमी होती जाती है। एक अवस्था ऐसी आती है कि इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो शून्य हो जाती है, यानी ये क्षणिक विराम अवस्था में आ जाता है। अब ये इसके और ज्यादा पास नहीं जा सकता, इससे आगे ये इसके आगे नहीं जा सकता। तो ये क्या होता है, वापस बैक हो जाता है कितने कोण पर, 180 डिग्री के कोण पर वापस क्या हो जाता है, अपने ही पथ पे लौट आता है। तो अब ये इसके निकट नहीं जा सकता, तो ये वाली जो दूरी होती है इसे कहते हैं निकटतम पहुंच की दूरी। इसे क्या कहते हैं अपन, निकटतम पहुंच की दूरी कहते हैं। वापस सुनना, एक स्मॉल एम द्रव्यमान का अल्फा कण जिसका आवेश 2e है, वेग क्या है, b है, ये गति करता हुआ किसके निकट जाता है, नाभिक के पास जाता है। तो इसकी गतिज ऊर्जा कम होती जाती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। एक अवस्था ऐसी आती है कि गतिज ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है पूर्ण रूप से किसके अंदर, स्थितिज ऊर्जा के अंदर रूपांतरित हो जाती है। उस अवस्था में ये जो अल्फा कण है इस नाभिक के और ज्यादा निकट नहीं जा सकता। तो ये क्षणिक विराम अवस्था में आकर फिर क्या होता है, वापस 180 डिग्री पर प्रकीर्णित हो जाता है। तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है इसे ही क्या कहते हैं अपन, निकटतम पहुंच की दूरी कहते हैं। ये वाली जो दूरी आती है ना, ये 28 फर्मी के लगभग आती है। फर्मी का मतलब समझते हो, 10 की पावर माइनस का 15 मीटर, यानी 28 के नीचे किसका भाग लगेगा, 10 की पावर 15 का, तब जाके ये दूरी आई। तो आप समझ सकते हो कितनी सी दूरी है ना। अपन को ऐसा लग रहा है ना कि ये कितनी दूर, मतलब कितने दूर है, इतना दूर नहीं है। 28 के नीचे किसका भाग लगाओगे, 10 की पावर 15 का भाग लगाओगे तो पता चलेगा ये क्या आता है, ठीक है ना। ठीक है, पहले अपन को एक्स यहाँ पे ज्ञात करना, लिखो इसके अंदर। देखो रदरफोर्ड प्रकीर्णन में, रदरफोर्ड प्रकीर्णन में यह माना गया कि, रदरफोर्ड प्रकीर्णन में यह माना गया कि परमाणु का नाभिक, परमाणु का नाभिक अत्यंत सूक्ष्म गोलाकार है। परमाणु का नाभिक अत्यंत सूक्ष्म गोलाकार है, अत्यंत सूक्ष्म गोलाकार है। इसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान एवं धनावेश केंद्रित होता है। जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान एवं धनावेश केंद्रित होता है। चले आगे, लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखो। माना स्मॉल एम द्रव्यमान का अल्फा कण, माना स्मॉल एम द्रव्यमान का अल्फा कण v वेग से गति करता हुआ, v वेग से गति करता हुआ नाभिक की ओर सीधी गति कर रहा है, नाभिक की ओर सीधी गति कर रहा है। जैसे जैसे अल्फा कण, जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक की ओर गति करता है, जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक की ओर गति करता है, जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक की ओर गति करता है, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में कमी, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में कमी और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती जाती है, और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती जाती है। अर्थात, अर्थात अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, अर्थात अल्फा कण की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है।
स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित होती जाती है ना, स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित होती जाती है। एक अवस्था ऐसी आती है, एक अवस्था ऐसी आती है जहां अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, जहां अल्फा कण की गतिज ऊर्जा नाभिक व अल्फा कण की, नाभिक व अल्फा कण की, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा नाभिक व अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तब अल्फा कण, तब अल्फा कण क्षणिक विराम अवस्था में आ जाता है, तब अल्फा कण क्षणिक विराम अवस्था में आ जाता है। अब यह अल्फा कण, अब यह अल्फा कण नाभिक के और अधिक निकट नहीं जा सकता, अब यह अल्फा कण नाभिक के और अधिक निकट नहीं जा सकता। इस अवस्था में अल्फा कण, इस अवस्था में अल्फा कण, इस अवस्था में अल्फा कण और नाभिक के मध्य की दूरी को, और नाभिक के मध्य की दूरी को निकटतम पहुंच की दूरी कहा जाता है, निकटतम पहुंच की दूरी कहा जाता है। इस दूरी तक पहुंचकर अल्फा कण, इस दूरी तक पहुंचकर अल्फा कण 180 डिग्री कोण से विचलित होकर, 180 डिग्री कोण से विचलित होकर पुनः अपने ही मार्ग में प्रकीर्णित हो जाता है। तो 80 डिग्री कोण से विचलित होकर पुनः अपने ही मार्ग में प्रकीर्णित हो जाता है, पुनः अपने ही मार्ग में प्रकीर्णित हो जाता है। ये डायग्राम बना लेना। कैसे कैसे डायग्राम दिखा दो। मिला गया? देखो इसके देखना ना। अब देखो, निकटतम उतारना पूरा देख लो। निकटतम, एक लाइन भी लिखूंगा एक आधे के ऊपर, पहुंच की दूरी की अवस्था में क्या होता है, अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा होती है,
तो बराबर हो जाती है किसके, अल्फा कण व नाभिक के मध्य स्थितिज ऊर्जा, लिखना नहीं है, मध्य स्थितिज ऊर्जा। तो सुनना, चेक करो, गतिज ऊर्जा को ई से रिप्रेजेंट कर देता हूं। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला के Q1 Q2 बटा आर के। अल्फा कण और नाभिक पर आवेश की बात करें तो नाभिक का आवेश होता है Ze, अल्फा कण का होता है 2e, और दूरी कितनी है, x है। तो यहां से हमें क्या लिख सकते हैं, E बराबर आ गया के जेड ई, सॉरी 2k ZE² बटा x आ गया। x बराबर कितना आ गया, 2k ZE² बटा ई। ये आ गई निकटतम पहुंच की दूरी। सुनना, निकटतम पहुंच की दूरी। अब ध्यान देना, देखो स्वर्ण नाभिक के लिए, स्वर्ण नाभिक के लिए जेड होता है 79। आओ देखो, यदि अल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो, ये मान रखना है इसके अंदर सारे। आओ x बराबर 2, ए का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। आओ जेड का मान 79, ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर। ए का मान कितना है, 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सुनो, 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से गुणा और करते हैं। इसको सोल्व करोगे तो ये आता है आपके पास में 28.4 गुणा 10 की घात -15 फर्मी पर मीटर। तो ये हो जाता है कितना, 28.4 फर्मी इसका आंसर आता है। ठीक है, हाँ जी। अब मैं लिखवाता हूँ लाइन, पहले तो लाइन लिखो, लिखना, यहां नाभिक पर आवेश Ze, यहां नाभिक पर आवेश Ze तथा अल्फा कण पर आवेश, तथा अल्फा कण पर आवेश 2e है, तथा निकटतम पहुंच की दूरी स्मॉल x है, तथा निकटतम पहुंच की दूरी स्मॉल x है। अभी उतार लो पूरा, तथा निकटतम पहुंच की दूरी स्मॉल x।
ले आगे लिखो अतः अतः 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले अतः 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले अल्फा कण स्वर्ण नाभिक के केंद्र से 28.4 परमी की 28.4 परमी की निकटतम दूरी तक पहुंच जाते हैं। निकटतम दूरी तक पहुंच जाते हैं। अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि स्वर्ण नाभिक की त्रिज्या 28.4 परमी या इससे कम हो। स्वर्ण नाभिक की त्रिज्या 28.4 परमी या इससे कम होगी। 28.4 परमी या इससे कम। ठीक है, तो ये हो गया त्रिज्या। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।